Hello students, welcome you all in my YouTube channel GPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन और लास्ट की क्लासेस में हमने जो बेसिकली हमने रिप्रोडक्शन के दो मोड्स आपको बताए थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ओवरऑल कंप्लीट कर दिया था। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा 2 ईयर रह गया था कि ओविपैरस और विविपैरस हमारे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन से एनिमल्स हमारे ओविपैरस होते हैं और कौन से एनिमल्स हमारे विविपैरस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द टू मेथड्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से एनिमल्स में होता है, कैसे होता है, इस सब के बारे में हमने पूरी प्रोसेस जानी। अब बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेथड से हो सकता है। 2 मेथड्स हमारे ये हो सकते हैं कि सबसे पहला तो जो पेरेंट्स है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं और दूसरा जो पेरेंट्स है वो एग को ले करते हैं। उसके बाद उसमें से जो बेबी होता है वो हैच करता है और उसके बाद उसका बॉर्न होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो कौन कौन से एनिमल्स कैसे होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ओविपैरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि लेग्स ए करते हैं। एनिमल्स जैसे हमारे फ्रॉग हो गए, हेन हो गए, फिश, बटरफ्लाइज ले एग्स एंड हैच देम। जो ओविपैरस होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो कि लेग्स ए करते हैं और उसके बाद उनका जो बेबी होते हैं वो हैच करते हैं। और विविपैरस वो होते हैं जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड एज अ विविपैरस। एनिमल्स लाइक काउ, डॉग्स, टाइगर्स एंड ह्यूमंस गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो ये एनिमल्स हमारे विविपैरस होते हैं जो कि अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं। इसके बाद हमारा जो एक नया टॉपिक है, ग्रोथ फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट। यंग वंस से एडल्ट तक की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है हमारी, आप देख सकते हैं। इसमें हमारा बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल ली गई। सबसे पहला एग होता है, एग के बाद उसके अंदर से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर के बाद हमारा प्यूपा का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद हमारी बटरफ्लाई निकलती है जो कि हमारी बड़ी होकर एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो किस तरीके से होता है, द न्यूबॉर्न्स विल कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे रीच द एडल्टहुड। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ विल वैरी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रोसेस हमारी कैरी आउट होती है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी हमारा डिफरेंट होता है। इन सम एनिमल्स द यंग वन में लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर अडल्ट्स। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं जिसमें जो यंग वंस होते हैं उनके वो कम्प्लीटली डिफरेंट दिखते हैं अपने अडल्ट से। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो कैटरपिलर है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है और जो बटरफ्लाई है वो बिल्कुल अलग है। तो बहुत से हमारे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने यंग वन से एडल्टहुड के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वन से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। जैसे एग्जांपल लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई हो गया, इसमें टोटल 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, फिर बटरफ्लाई होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड एज ए मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, बेसिकली वो प्रोसेस जिसमें जो बटरफ्लाई होती है उसका जो लार्वा होता है वो एक अडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये हमारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। अभी तक हमने जो भी स्टडी किया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर्ड होता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस विच वी स्टडीड सो फार। इसमें जो है, जो इसमें प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स में होता है और जो कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर्ड होता है। Animals reproduce asexually by the number of methods like binary fission, budding, fragmentation and regeneration। ये कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिससे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सबसे पहला हम लोग देख लेंगे बडिंग। हाइड्रा होता है, इन हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर bulges
दे आर एक्चुअली डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर नोन एज बट। ये जो हाइड्रा हमारा होता है, ये जो एनिमल होता है, इसमें बडिंग के थ्रू हमारी जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म होती है। इसमें यहाँ पे छोटे छोटे हमारे बहुत सारे बल्जेस होते हैं, जैसे आप ये बल्जेस डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है, इसमें हमारे ये छोटे से बल्जेस हैं। ये बल्जेस हमारे बर्ड्स में डेवलप होते हैं, ये डेवलपिंग बर्ड है। उसके बाद ये एक पॉइंट पे आके अपने पेरेंट से पूरी तरीके से डिटैच हो जाते हैं और एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये बडिंग की प्रोसेस होती है। आफ्टर सम टाइम्स दीज बल्जेस और बर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इसी तरीके से इसमें हमारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अकर करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो हमारी बाइनरी फ्यूजन की आती है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है, वो फर्दर आगे जाके दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और आगे जाके वो दोनों ही न्यूक्लियस अलग अलग सेपरेट सेपरेट सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस होती है, जो कि हमारी एमीबा जो है उसमें देखी जाती है। एमीबा हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग इनटू द टू न्यूक्लियाई विच इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू सेपरेट पार्ट्स। और एमीबा में क्या होता है, बेसिकली ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और रिप्रोडक्शन के टाइम पे इसका जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है। जब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो एक टाइम पे आके ये दोनों ही अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं और हमारा दो अलग अलग डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ईच पार्ट रिसीव्स द न्यूक्लियस ऑफ इट्स ओन। हर पार्ट के पास अपना अपना न्यूक्लियस हो जाता है और अलग अलग पेरेंट सेल में ये फिर से फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। फाइनली टू एमीबा आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल पेरेंट बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। और इस तरीके से बाइनरी फिजन की प्रोसेस से एक जो एमीबा होता है उससे फर्दर आगे दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये हमारा हो गया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरीके से होता है। अब हम लोग देखेंगे जेंडर इश्यूज और मिथ्स क्या होती हैं। Even in 21st century, the female child is still considered to be the burden. Advanced technology such as ultrasound enables doctor to determine the sex of the unborn baby. This advantages of science is being continuously misused and the process of abortion is used for the killing of girl fetus. Many people still believe that the mother is responsible for the birth of a child, although it's the father's sperm will determine the sex of the चाइल्ड। इसमें बेसिकली यही है कि जेंडर इशू का इसमें है कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आज की डेट में भी ऐसा होता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मदर की वूम में जो चाइल्ड है वो बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे आज के लोगों के अंदर ऐसी मेंटालिटी है कि जो गर्ल होती है उसको वो लोग एबॉर्शन करा के किल कर देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट द गर्ल चाइल्ड। बट और इसके लिए मदर को ब्लेम करते हैं कि मतलब मदर की वजह से गर्ल चाइल्ड का बॉर्न हो रहा है। बट हम लोगों ने जब अभी सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी कि मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द गर्ल, इट इज़ द फादर स्पर्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गर्ल और अ बॉय चाइल्ड। तो ये पूरी तरीके से मतलब पहले के जो पीपल्स थे वो इस चीज़ को ही मानते थे, बट अगर बायोलॉजिकली हम इस चीज़ को देखें तो ये पूरी तरीके से गलत है। फादर भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी कि बॉय होगा। तो इसलिए ये जनरल हमारी मिथ्स हैं जिन्हें हम लोगों को मतलब कंसीडर नहीं करना चाहिए। और चाइल्ड चाइल्ड होता है, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल हो। आज की डेट में दोनों ही हम लोग इक्वल सपोज करते हैं और इक्वल मानते हैं और हर किसी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारा जनरल इश्यूज है, मिथ्स हो गए। प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस प्रेगनेंसी। एडोलेसेंस वो स्टेज होती है जो हमारी 16 से या हम क्या 15 13 से लेकर 19 के बीच की जो एज हमारी होती है ये हमारी एडोलेसेंस की एज होती है। और इस टाइम पे जो हमारी मतलब फीमेल पर्सन्स होते हैं अगर ये प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पे इनकी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि 25 to 30% ऑफ जो मैरिजेस होती हैं बिफोर 19 ईयर्स होती हैं। और लोग इस चीज़ को कंटिन्यू भी करते हैं। बहुत जगह स्लम्स एरियाज जैसे हो गए या पुअर फैमिलीज़ के जो लोग हो गए वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि जो गर्ल होती है उसकी जो मैरिज होती है वो 19 ईयर्स से पहले हो जाती है या 15 से 19 ईयर्स के बीच में। और उसकी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं
जिस वजह से वो मदर को और बेबी को दोनों ही तरीके से इफेक्ट कर सकता है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देख लेते हैं इसमें। इवन every year more than 16 million children of are born to be girl in the age group of 15 to 19 years worldwide. Since the age is not appropriate for the motherhood neither physically or mentally, adolescence pregnancy is dangerous to both the mother and baby. तो ये हो गया हमारा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। होप सो जो भी क्लास में आज डिस्कस किया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। और ये चैप्टर हमारा एंड अप होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।